हेलो क्लास 10th के नन्हे मुन्ने बच्चे। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी। आज जो है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन का सीरीज है, लेकिन इन 25 क्वेश्चन में हम लोग 100 क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो सेशन है हमारा सिर्फ आपका क्लास 10th के लिए ही नहीं है। जो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो भी है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबके लिए ये जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ पे समझाएंगे, और जहाँ पे लगेगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है साथियों, तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न है आज के सेशन का। जो पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ठीक है, तो जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ना कि मैग्नीशियम क्या है, हमारा एक धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जला देते हैं ना, तो उस पर एक परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये होता है आपका सफ़ेद रंग का। ठीक है, चूर्ण होता है। कैसा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, श्वेत रंग का चूर्ण होता है। श्वेत रंग का क्या होता है, बुरादा टाइप का चूर्ण होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए सबसे एक सवाल यहाँ पर एक और भी बन सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं, देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को ना खुली हवा में रखेंगे तो वो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम पर जो ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है ना, जिसके वजह से जो मैग्नीशियम है वो जलता नहीं है, मतलब उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, अच्छा से वो जल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले ना रेगमाल से साफ़ करते हैं, ताकि वो मतलब क्या हो कि उसमें से जो ऑक्साइड का परत है, ऑक्सीजन का जो परत है हट जाए, और क्या हो कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जल सके और उसका पूर्ण दहन हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से साफ़ करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के साथ समीकरण लिखिए। तो ये एक समीकरण है जो आपको लिख दिए हैं हम, ये समीकरण है आपका। अच्छा, ये समीकरण किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, आप लोग बताइए कमेंट करके। देखिए दो अभिकारक है और एक उत्पाद बना है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, विघटन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, या विस्थापन होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये भी पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो किस रंग की ज्वाला के साथ जलती है वो, तो सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, उसका पूर्ण दहन होता है, अच्छे तरह से जलता है, कब, जब उसको रेगमाल से साफ़ कर देते हैं हम लोग तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए जो जो बात एक्स्ट्रा बोलते हैं उस सब बात को भी नोट कर लीजिए आप लोग, तो काफ़ी सहायता होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन को याद करने में, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मददगार होगा ये सब वीडियो। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला 2 नंबर सवाल है कि NaCl, जो NaCl है और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि इधर NaNO3 हो रहा है और इधर AgCl हो रहा है, और बोला है कि हमको ये किस तरह का अभिक्रिया है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए अगर कोई एक तत्व होगा, एक तत्व कोई भी, ठीक है, और उसके साथ में कोई एक यौगिक रहेगा, कोई एक यौगिक रहेगा, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जो भी उत्पाद बनेगा यहाँ पर ना, दो उत्पाद बनेगा, एक ये वाला उत्पाद होगा और एक ये उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो देखिए अगर एक तत्व रहे और एक यौगिक रहे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उस पर ध्यान देना। जैसे हम बोलते हैं कि Zn जो है क्या है, एक तत्व है। ठीक है, अच्छा H2SO4 क्या है, हमारा एक यौगिक है ना। तो उसके बाद इस तरफ जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह का अभिक्रिया जो होगा ना, जो इस तरह का अभिक्रिया होगा कि एक यौगिक होगा और कोई एक तत्व होगा, ठीक है, तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कब, जब कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है, किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसके जगह में बैठ जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रहे विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व होगा
और एक यौगिक होगा, एक यौगिक होगा और एक तत्व होगा, तभी होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, Na यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्या है, NaCl है। अच्छा, उसके बाद क्या है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 है। उसके बाद देखिए इसमें रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है भाई, NaNO3 बन रहा है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है ये। तो इसमें आप देखिए अभिकारक में एक यौगिक है, यहाँ पर भी एक यौगिक है, तो जब भी दो यौगिकों के बीच इस पर क्या आयनों का अदला बदली होगा। आयन का मतलब समझिए, ये इस पर धनावेश होता है, धनायन है ये ऋण आयन है, फिर ऐसे ही ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। तो देखिए क्या हुआ है ना इसका वाला इसमें देखिएगा, प्रोडक्ट में देखिएगा, प्रोडक्ट में क्या हुआ है, इसका जो ऋण आयन है इसमें आ गया है, Na के साथ आ गया है, यहाँ देखिए आया है ना यहाँ। अच्छा, इसका जो ऋण आयन है वो Ag के साथ चला गया है, देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं, Ag के साथ आया है। मतलब इसमें क्या होता है द्विविस्थापन में कि आयनों का अदला बदली होता है। एक आयन अगर किसी यौगिक से दूसरे यौगिक में गया तो दूसरा यौगिक का आयन भी पहला यौगिक में वापस रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी रिएक्शन होगा उसमें दो यौगिक रहेगा, एक यौगिक, दो यौगिक, दो यौगिकों के बीच अगर आयनों का अदला बदली होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे। मतलब द्विविस्थापन होने के लिए क्या होना चाहिए कि दो यौगिक होना चाहिए, ठीक है, और विस्थापन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक यौगिक और एक तत्व होना चाहिए, तब होगा विस्थापन अभिक्रिया आपका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न हमारा कि जिंक को पतला सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिंक क्या है, हमारा धातु है, और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, जिसको अम्लराज बोलते हैं। अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो जिंक को कहते हैं आप लोग, सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसको कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा या अम्लराज भी बोलते हैं। और ये जो H2SO4 है ना, ये तेजाब का फॉर्मूला है ये, ठीक है, जो बैटरियों में तेजाब भरते हैं तो यही होता है वो, ठीक है। क्या कर रहा है कि जिंक को H2SO4 का विलयन में डाल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि कौन सा गैस निकलेगा। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कोई एक तत्व है और ये क्या है, हमारा एक यौगिक है, ठीक है। तो देखिए ये तत्व जो है, जिंक जो है ना, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, H2SO4 का विलयन में से, मतलब इस विलयन में से कम अभिक्रियाशील जो हाइड्रोजन है उसको हटा के बैठ जाएगा उसकी जगह में, उसको हटा के क्या करेगा, बैठ जाएगा, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील था जो सल्फेट के साथ आ गया, और हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील था जिसको मतलब सल्फेट वर्ग के साथ जो था, कम अभिक्रियाशील होने के कारण जिंक उसको क्या कर देता है, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो इस तरह का अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला कि कौन सी गैस निकलेगी, तो देखिए आप कौन सी गैस निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है, जो सबसे हल्का गैस होता है ना, सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा कि किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं, तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % होता है, तो 21% ऑक्सीजन है हमारा। नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन को वायु का विलायक बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है हमारा, वो 0.03% है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन 21%, जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन जिसको मतलब वाहन जो होता है, गाड़ी जो होता है, उसका टायरों में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है, ठीक है, इसलिए भरते हैं उसमें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखिए जो हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है, इसका अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा कि जो भी ग्लेशियर वगैरह है पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं ना, शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जो अगला प्रश्न है हमारा कि जब AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड, को सूर्य प्रकाश में रखा जाता है तो ये किस में विघटित हो जाता है। मतलब देखिए AgCl को सूर्य प्रकाश, मतलब सूरज की रोशनी में रखते हैं, इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। एक और है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड,
इसको भी जब हम लोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं ना तो सेम ही अभिक्रिया होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये क्या होता है कि Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन जो होता है इसमें से क्या होता है, अलग हो जाता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, जो Ag हमारा सिल्वर है, चांदी है, वो अलग हो जाएगा और ब्रोमीन जो होगा क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो रिएक्शन है ना, ये दोनों रिएक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकालने में। जो सफ़ेद रंग का फ़ोटो निकालते हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, मतलब क्या इसको बोलते हैं प्योर हिंदी में अगर बोला जाए तो श्याम श्वेत, श्याम मतलब काला, ठीक है, ब्लैक, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, जिसको हम लोग बोलते हैं सादा फ़ोटो। तो सादा फ़ोटो को निकालने के लिए ना पहले जो है ये विलियन का इस्तेमाल किया जाता था। एक विलियन होता था सिल्वर क्लोराइड और एक विलियन होता था सिल्वर ब्रोमाइड। इसका इस्तेमाल कर करके ना ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकाला जाता था। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस विलियन का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकालने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों का इस्तेमाल जो है ना क्या करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको एकदम 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 फिक्स है कि एग्जाम में आना ही है। कह देगा कि किस विलियन का इस्तेमाल श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, जैसे अभी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऐसा ही 4 ऑप्शन दे देगा। तो किसका इस्तेमाल करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, सिल्वर क्लोराइड के विलियन का और सिल्वर ब्रोमाइड के विलियन का। ठीक है, चलिए तो क्या बन रहा है, देखिए सिल्वर क्लोराइड को मतलब AgCl को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखें तो Ag और क्या बन गया हमारा Cl2 क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते साथियों, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और जो जो बात बोलते हैं उसको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, एक बात और याद रख लीजिए, ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा में ना एक अम्ल मिलाया जाता है कि खाने को लजीज और टेस्टी बनाने के लिए। तो कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। जो आप लोग जानते हैं टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। खट्टा होता है ना इमली, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, किस में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली। ठीक है, इमली में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो देखिए बेकिंग सोडा में अगर पूछे कि कौन सा अम्ल मिलाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल। अगर आपको पूछ दे कि टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा को ही अन्य नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो है इसका NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसमें और ऑप्शन भी है, उसको भी डील कर रहे हैं हम लोग। क्या है अगला ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया हुआ ये इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा। हिंदी में बोलते हैं धोवन सोडा, हिंदी में क्या बोलते हैं, धोवन सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा या सोडा एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अच्छा इसका एक और ऑब्जेक्टिव बनता है जो मतलब हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जल की अस्थाई कठोरता, जो जल है, जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। ठीक है, जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थाई कठोरता को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, दूर करने के लिए। ठीक है, दूर करने के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए। जल के बारे में आप जानते हैं, एक जल होता है जो पीने लायक होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, एक जल होता है जो पीने लायक नहीं होता, उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, मतलब कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, तो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें और ऑप्शन है, ये सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक और ऑप्शन है हमारा ये, देखिए क्या ऑप्शन है जो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप जानते हैं ना कि संगमरमर का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है, चौक का सूत्र होता है, इसको ही चूना पत्थर बोलते हैं ना, चौक का यही फार्मूला होता है, खरिया का यही फार्मूला होता है, चूना पत्थर का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव है, क्या है भाई, कि जो अंडा होता है, अंडा, जो अंडा का कवर है, अंडा का कवच जो है ना, अंडा का जो कवच होता है उसमें भी क्या पाया जाता है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है, ठीक है। अंडा का कवच में कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए एक और है आपका, एक और ऑप्शन है हमारा NaOH, जिसको नौसादर के नाम से जाना जाता है। नौसादर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नौसादर का सूत्र है, तो याद रखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उन सबको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर कोई भी पूछ दे आपको तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 7 नंबर प्रश्न को, कि अम्लीय वर्षा का pH मान, क्या बोला है कि अच्छा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अच्छा ऐसा बोला है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ये बोला कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो है ना, जब वर्षा के जल का pH मान, क्या जल का pH मान, वर्षा के जल का pH मान 7 से कम हो जाता है, तब ना उसको ही अम्लीय माध्यम किसको कहते हैं, 0 और 7 के बीच जो होता है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय माध्यम कहते हैं। और 7 जिसका पूरा पूरी होता है उसका उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और 7 से 14 का मान उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारीय माध्यम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि अम्लीय वर्षा जो है उसका मेन कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का जो मेन कारण है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्या होता है ना, देखिए कोयला जो भी है हमारा, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब जीवाश्म ईंधन को जलाने से ना क्या होता है कि सल्फर जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। ये सब बात को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसके बाद क्या है कि जो भी वाहन है, कल कारखाना है, उससे जो निकलने वाला धुआं है ना, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो SO2 है, ये जो SO2 है और जो NO2 है, ठीक है, ये सब गैस जो है ना वायुमंडल में जल के साथ मिल जाता है। जल के साथ मिलकर जो हमारा हवा है, वायुमंडल है, उसमें जल होता है, उसके साथ मिल करके क्या होता है H2SO4 का निर्माण कर देता है। तेजाब जिसको बोलते हैं ना, ये H2SO4 का निर्माण कर देता है, ठीक है। जो बात बोले हैं उसको लिखिएगा, H2SO4 का निर्माण कर देता है और साथ साथ में HNO3 भी बना देता है। क्या बना देता है, HNO3, H2SO4 और HNO3 का निर्माण कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ना मतलब ये जो H2SO4 है, जानते हैं आप, तेजाब है, किसी भी चीज़ पर अगर फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो वर्षा के जल का मान जब 7.7 से कम हो जाता है ना, और जो हमारा ऑक्सीजन है वायुमंडल में, उसके साथ सल्फर और नाइट्रोजन अभिक्रिया कर करके क्या बना देता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है वायुमंडल में मतलब वायुमंडल में विभिन्न तरह का जलवाष्प होता है, उसके साथ मिलकर के क्या बना देता है, तेजाब बना देता है, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना देता है। और ये जो H2SO4 और HNO3 जो है ना फसलों पर, पेड़ पौधों के पत्तों पर पड़ता है ना, तो क्या होता है कि फसल, पेड़ पौधा का पत्ता सब झुलस जाता है। जब वो झुलस जाएगा, झुलस करके पेड़ से टूट करके अलग हो जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कर पाएगा क्या। जब हम सभी जानते हैं ना कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों के माध्यम से ही करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है। अच्छा उसके बाद क्या क्या हो जाता है, देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी का जो खनिज लवण है, खनिज लवण का मात्रा भी क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति मतलब कमज़ोर हो जाती है। अच्छा पौधा का पत्ती सब टूट करके तो गिर ही जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है, तो जानते ही हैं। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अम्लीय वर्षा हो जाने से जो नदी का जल होता है ना, नदी का जो जल होता है वो जो होता है क्या हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। और अधिक अम्लीय हो जाने से जो भी जलीय जीव होता है, मछली वगैरह जो भी जलीय जीव है, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा ऐतिहासिक इमारत है, जैसे ताजमहल है जो भी ताजमहल वगैरह है, उस पर उसका रंग हल्का सा देखिए पीला पड़ रहा है अभी, मतलब ये अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है क्या पड़ जा रहा है, पीला पड़ जा रहा है, ठीक है। और वो जो होता है कि मतलब धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अम्लीय वर्षा का नुकसान ये भी याद रखिएगा कि जो भी लोहा है, जो लोहा एवं अन्य धातुओं से जो भी वस्तु बना हुआ है, उस पर जल्दी से जंग लग जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए अम्लीय वर्षा से रिलेटेड कितना सारा बात बताया आपको हम, सारे बात को एक बार दोबारा सुन करके फिर से ना क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना,
कैसा अवस्था में भाई? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में दो चीज़ याद रखिएगा, एक याद रखिएगा आप धातु और दूसरा याद रखिएगा आप अधातु, ठीक है? एक धातु और एक अधातु, ठीक है? तो धातु में जो होता है ना मरकरी होता है, क्या होता है? पारा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मरकरी बोलते हैं, Hg। और अधातु में जो होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन। अधातु में क्या होता है? ब्रोमीन होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? अगर आपको पूछे कि एक धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या नाम दीजिएगा आप? पारा। अच्छा, एक अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या नाम दीजिएगा आप? ब्रोमीन, ठीक है? तो देखिए, सभी धातुएं जो होती है ना ठोस होती है, लेकिन ये अपवाद है। एक पारा ऐसा धातु है जो क्या होता है भाई? द्रव। और सभी अधातुएं जो होती है ना क्या होती है? मतलब मुख्यतः ज़्यादातर गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक? लेकिन ये जो ब्रोमीन है अधातु होते हुए भी क्या होता है? उसको गैस होना चाहिए था, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। सोडियम के बारे में जानते हैं ना कि इसको किरासन तेल में डुबा के रखते हैं, क्यों? ताकि मतलब अगर उसको खुली हवा में रखेंगे ना तो क्या होता है कि आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको किरासन तेल में। और देखिए अगला सवाल ही यही आ गया, अगला प्रश्न ही यही है क्या प्रश्न है कि सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं हम लोग? मतलब सोडियम धातु जो है ना बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है? और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसको अगर खुली हवा में हम लोग रखेंगे तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या होगा कि जलना शुरू हो जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा। और आग पकड़ लेने से क्या होगा कि उसके संपर्क में आसपास जो भी व्यक्ति रहेगा कि वो भी जल सकता है, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी का तेल में डुबा करके रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए और ना ही उसमें आग लगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सोडियम धातु को किस में रखते हैं डुबा करके? तो मिट्टी का तेल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है? चलिए आगे एक बात और याद रखिएगा आप लोग। एक देखिए धातु जो है ना कठोर होता है, क्या होता है? धातु सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। सभी धातुएं तो सामान्य देखिए सभी धातुएं सामान्यतः क्या होती है? तो सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये तीन धातु याद रखिएगा। Li से क्या हो गया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतना मुलायम होता है कि इसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये देखिए लोहा को चाकू से काट सकते हैं क्या? कितना कठोर होता है। तो सभी धातुएं जो है ना क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन ये जो है ना लिनाक, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है क्या होता है? काफ़ी मुलायम होता है, जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये जो एक लिथियम के बारे में याद रखिएगा। आपको अगर एक सवाल और पूछता है कि सबसे हल्की धातु, ठीक है? सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु अगर आपको पूछे ना सबसे हल्की धातु, तब भी क्या आंसर होगा हमारा? लिथियम होगा। और ये तीनों क्या है? सबसे अधिक मुलायम धातु है, ठीक है? तो इसमें सबसे हल्की अगर धातु अगर आपको बोल दे सबसे हल्की धातु तो क्या होगा? लिथियम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 10 नंबर सवाल है हमारा। क्या सवाल है? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो देखिए अयस्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ तत्व लिखते हैं और उसका मतलब अयस्कों का नाम लिखते हैं। आप लोग कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बोला है वो, तो एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये तो सिंपल सा बात है, ठीक है? देखिए उसके बाद ना आपको हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। लोहा का जो अयस्क है ना 4 अयस्क है। लोहा का कितना अयस्क है? 4 अयस्क है। देखिए 4 अयस्क में कौन कौन है आपका? एक होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है? उसके बाद होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, लिमोनाइट। और उसके बाद टाइट है, ये टॉ है, ठीक है? और उसके बाद होता है सीडेराइट। क्या होता है? सीडेराइट, ठीक है? तो देखिए ये जो लोहा का कितना अयस्क है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और सबसे मेन अयस्क जो है लोहा का वो क्या होता है? हेमेटाइट होता है, ठीक है? चलिए लोहा वाला हो गया। अच्छा उसके बाद दूसरा लिखिए, दूसरा क्या होता है? जस्ता। जस्ता का जो है अयस्क का पूछ देता है एग्जाम में कि जस्ता का कौन कौन सा अयस्क है। तो जस्ता का जो अयस्क है जिंक ब्लेंड, क्या याद रखना है आपको? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड और केलामाइन। क्या याद रखना है आपको? केलामाइन, जिंक ब्लेंड और केलामाइन, जिंक ब्लेंड और क्या? केलामाइन। ये जो है जस्ता का अयस्क है, ठीक है? जस्ता का अयस्क याद रखिएगा। जिंक ब्लेंड आपको पूछ देगा एग्जाम में कि जिंक ब्लेंड जो है किसका अयस्क है, केलामाइन जो है किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है भाई? जस्ता का अयस्क है, ठीक है? अच्छा उसके बाद और भी लिखिएगा,
जस्ता को तो जिंक बोलते ही हैं, जानते हैं ना, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है आप याद रखिएगा, पारा का, ठीक है, पारा जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, इसका ऐश का नाम क्या है, सिनेबार। क्या नाम है इसका, सिनेबार। मरकरी का ऐश को क्या कहते हैं हम लोग, सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेबार, ठीक है। मरकरी का ऐश को क्या कहते हैं हम लोग, सिनेबार बोलते हैं। पारा का ऐश क्या है, सिनेबार है। अच्छा, इसके अलावा और भी है जो आप लोग मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में आप कौन सा ऐश पूछ दे पता नहीं चलेगा ना। तो देखिए, आपको अगर पूछ देगी कैल्शियम का, तो इसे मुंह से लिख लीजिए। कैल्शियम का अगर पूछेगा तो चूना पत्थर, जिप्सम, फ्लोरसफार, ठीक है। क्या होगा, चूना पत्थर, जिप्सम और फ्लोरसफार। फ्लोरसफार, चूना पत्थर, जिप्सम और फ्लोरसफार, ये क्या है हमारा कैल्शियम का एस्क है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और यूरेनियम का एस्क पूछता है। आप लोग जानते हैं ना यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो यूरेनियम का जो इस्तेमाल होता है परमाणु भट्टियों में होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल जो है कैंसर का इलाज में भी होता है, ठीक है। तो यूरेनियम का एस्क का नाम अगर आपसे पूछ दे तो क्या याद रखिएगा, यूरेनियम का पिच ब्लेंड। क्या याद रखिएगा भाई, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का एस्क का नाम क्या है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का एस्क का नाम क्या है, यूरेनियम का एस्क का नाम है पिंच ब्लेंड। कैंसर का इलाज में इसका इस्तेमाल करता है, यूरेनियम की समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के इलाज में, ठीक है। और परमाणु भट्टियों में भी ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ हम लोग जानते हैं यूरेनियम जो है सबसे महंगी धातु है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का जो एस्क है उसका नाम क्या है, पिच ब्लेंड। उसके बाद और भी है, थोरियम है। थोरियम का जो एस्क है वो क्या है, मोनाजाइट है। थोरियम का एस्क क्या है, मोनाजाइट, ये भी याद रखिएगा। थोरियम का एस्क का नाम क्या है भाई, मोनाजाइट, मोनाजाइट। थोरियम का एस्क का नाम मोनाजाइट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और याद रखिएगा, सीसा का एस्क बार बार पूछता है, लेड या सीसा, ठीक है, उसका एस्क का नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, गैलेना, ठीक है, गैलेना, ठीक है। सीसा का एस्क का नाम क्या है, सीसा का एस्क का नाम क्या है, गैलेना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आशा करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखें अगला प्रश्न हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब इसका फॉर्मूला बताना है, तो CCl4 होता है। कितना होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे ना, इस तरह से होगा, CCl4, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 12 नंबर सवाल, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो देखिए एल्केन, सबसे पहले ना आप लोग एक चीज़ जानते हैं ना, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, एक चीज़ आपको पता होगा, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जो केवल किससे मिलकर के बनता है, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और किससे मिलकर बनता है, कार्बन से। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाला यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ना 2 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। मतलब एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है क्या हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। अच्छा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, इसको ही कहा जाता है एल्केन। एल्केन या अल्केन वही बात है, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन या अल्केन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कहेगा कि किस हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको ही क्या नाम दिया जाता है, एल्केन नाम दिया जाता है। उसका फॉर्मूला पूछ देता है, सामान्य सूत्र पूछ देता है, तो आपको दिया हुआ है CnH2n+2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये होता है आपका 2 तरह का, ठीक है। कितना तरह का होता है भाई, 2 तरह का। एक होता है आपका एल्कीन, जिसको अल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। अच्छा, और एक क्या होता है आपका अल्काइन, अल्काइन लिख लिए होंगे आप लोग, अल्काइन, ठीक है। चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है हमारा, तो देखिए एक क्या था हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह का था। एक था हमारा एल्कीन और एक क्या था हमारा अल्काइन,
एक एल्कीन था और एक क्या था, अल्काइन। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पूछे तो इसका सिर्फ होता है CnH2n, CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। CnH2n होता है एल्कीन का, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। आप लोग सुने होंगे ना यूट्यूब में कि एक तो जो टीचर है पढ़ाता है ऐसे करके, कह दो ना +2, कह दो ना -2, ऐसा करके, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन सबका फॉर्मूला आपको याद हो गया। अच्छा, यहाँ बोला एल्केन का, तो एल्केन का क्या होगा, -2 वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये तो मीथेन है। ठीक है, ये उसके बाद तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ होगा, यहाँ पे जो बॉक्स है ना, बॉक्स की जगह n आएगा, यहाँ बॉक्स की जगह क्या आएगा, n आएगा, CN। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब एल्केन का ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अच्छा, उसके बाद इस ऑप्शन में दिया हुआ एक चीज़ हमारा ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये एल्केन का हुआ, ये एल्कीन का फॉर्मूला होगा, और ये एल्काइन का होगा, और एन के यहाँ पे जो बॉक्स है ना, बॉक्स खाली में, वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मतलब सबसे पहला हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला सदस्य है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो हमारा मीथेन है। ठीक है, अच्छा, इस मीथेन ये जो है ना, बायोगैस का मुख्य घटक है। ये पूछता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। और मीथेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि गाय बैल भैंस जो जुगाली करती है, उस जुगाली में मीथेन गैस ही होता है। अच्छा, कीचड़ वगैरह जो है वहाँ पे भी मीथेन गैस पाया जाता है। गाय बैल का जो गोबर होता है, गोबर में सबसे अधिक 75% मीथेन पाया जाता है। जो धान है, धान का पौधा का जो जड़ होता है, उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक ठीक कौन होता है, तो हमारा मीथेन होता है। ठीक है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, हमारा मीथेन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा COOH, मतलब C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, ये जो है किसका परिचायक है, परिचायक मतलब फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, परिकार्यात्मक समूह जिसको बोलते हैं, तो ये जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। जैसे मीथेन में अगर COOH मिला देंगे ना, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक मतलब हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा, मतलब आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला में। देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल का क्या रहता, तो क्या होता है उसका OH होता। ठीक है, एल्कोहल वाला में क्या हो जाता भाई, OH रहता, फंक्शनल ग्रुप क्या होता, OH। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता भाई, CHO, एल्डिहाइड में क्या हो जाता, CHO। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। पेट्रोलियम किससे बनता है, तो पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं ना कि जो भी मतलब जीवाश्म कण है, जैसे लकड़ी हो गया, पशु पक्षी हो गया, भूकंप वगैरह कहीं आ गया था आज से 200, 300, 400, 500, 1000 साल पहले, तो वो सब पृथ्वी के अंदर दब करके क्या हो जाता है कि पृथ्वी का जो तापमान है, मतलब जितना नीचे दबेगा ना तापमान, मतलब हर एक डिग्री पर तापमान नीचे क्या होता है, पृथ्वी के अंदर हर एक डिग्री पर तापमान बढ़ते जाता है। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो होता है ना, जो भी जीवाश्म चीज़ है, जो सर गल करके क्या होता है कि पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में बदल जाता है। ठीक है, उससे कुछ कोयला बन जाता है, कुछ पेट्रोल बन जाता है, कुछ डीजल बन जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि पेट्रोलियम किससे बने होते हैं, क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम किससे बने होते हैं, तो प्राचीन, देखिए प्राचीन, प्राचीन जो जीव जंतु एवं पौधों के अवशेषों से, जो प्राचीन मतलब आज से 200, 500, 1000 साल पहले जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर धंस गए थे, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या हो, मतलब वो सर गल करके जो है ना, मतलब पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में, पेट्रोलियम उत्पाद का रूप ले लेता है। ठीक है, कुछ कोयला बन जाता है, कुछ जो है पेट्रोल डीजल वगैरह बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो हमारा 25 क्वेश्चन है साथियों, लेकिन 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमको लगभग 100 क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन के आसपास को डील कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉपी में लिखिएगा और गिनिएगा ना, तो 100 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, इसको किस नाम से जानते हैं, मतलब पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कैसा ग्रंथि कहते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, एक सवाल पूछता है, एक क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो देखिए क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि, जो भी हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिससे हार्मोन निकलता है, जैसे कि मान लीजिए आप थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन अगर नहीं निकलेगा ना, तो हमको आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा एड्रेनिन होता है, वहाँ से एड्रेलिन हार्मोन निकलता है,
जिसको अधिवृक्क बोलते हैं ना। अच्छा, उसके बाद पुरुषों से पुरुष हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। इन सभी हार्मोनों को जो नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि, इन सबको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर को संतुलित रखने का काम करता है, ठीक है। पूरे शरीर शारीरिक विकास करने के लिए जिम्मेवार है हमारा पीयूष ग्रंथि। अच्छा, उसके बाद है प्रजनन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का देखरेख जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, ठीक है। इसलिए ना पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो ये सब बात हम बोली में अपना लिख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ जो मोस्ट पीवीआई है कि भाई क्या सवाल है, एक क्वेश्चन, ये ऑप्शन है सी में कि मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहते हैं। देखिए, तो अग्नाशय को ना मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, अग्नाशय किसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, तो अग्नाशय को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियाज, इसको क्या बोलते हैं भाई, पेनक्रियाज बोलते हैं, मतलब इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, अग्नाशय जो होता है ना, जो आपका अग्नाशय है, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जो अग्नाशय है वो अग्नाशय जो है ना अंतःस्रावी, मतलब ग्रंथियों से अंतःस्रावी हार्मोन भी निकलता है और बाह्य स्रावी हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी हार्मोन में आप लोग याद रखिएगा क्या क्या भाई, तो एक ये निकलता है इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय से ही निकलता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, और एक निकलता है आपका ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, ग्लूकागॉन, 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 ठीक है, 9 है लास्ट में, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो देखिए, अग्नाशय जो है ना अंतःस्रावी मतलब ग्रंथि है, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, अंतःस्रावी हार्मोन भी का भी स्राव करता है, और ये क्या करता है, पाचक रस का भी स्राव करता है, ठीक है। पाचक रस मतलब भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने वाले रस का भी स्राव करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ना अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, उसमें शर्करा स्तर, जो शुगर लेवल है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, घटाने का काम करता है, ठीक है। शुगर लेवल को क्या करता है, ये घटाने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त में शर्करा स्तर को क्या करता है, घटाने का काम करता है इंसुलिन। और ग्लूकागॉन क्या करता है, रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाने का काम करता है। लिख लीजिए आप लोग, इंसुलिन देके डैश दीजिए ऐसे, और लिख लीजिए ये जो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा स्तर को घटाने का काम करता है। अच्छा, ग्लूकागॉन लिख के डैश दे दीजिए, और लिखिए कि ग्लूकागॉन क्या करता है कि रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाएगी ना, अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं करेगा, अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं निकालेगा, तो इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे रक्त में जो शर्करा स्तर है जो उसको घटाने का काम करता है, वो नहीं घटा पाएगा, वो घटा नहीं पाएगा। और ग्लूकागॉन जो है वो क्या करेगा, रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाते बढ़ाते चले जाएगा, जिससे हमको क्या हो जाएगा कि मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमको शुगर का बीमारी हो जाएगा, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमको इंसुलिन का टीका देगा बाहर से। जब हमारा अग्नाशय से इंसुलिन नहीं निकालेगा तो बाहर से हमको डॉक्टर के पास जा करके इंसुलिन का टीका देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अग्नाशय जो है ना पाचक रस का भी स्राव करता है। तो पाचक रस में कौन कौन हो गया, देखिए, ये अग्नाशय जो हम जानते हैं ना, हमारा भोजन कहाँ पचता है, तो हमारा भोजन जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसका पचना तो मुख से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से, लेकिन भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और यही अग्नाशय जो है ना छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, छोटी आंत से क्या रहता है, ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें पाचक रस निकलता है, कौन कौन पाचक रस निकलता है भाई, तो देखिए याद रखिएगा, एक होता है एमाइलेज, एक क्या होता है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज पाचक रस है ये, एमाइलेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्या होता है, आपको डैश दे दीजिए एमाइलेज लिख करके। उसके बाद क्या होता है आपको, लाइपेज, एक क्या होता है, लाइपेज, एमाइलेज के बाद क्या लिखना है आपको, लाइपेज। अच्छा, उसके बाद आपको क्या लिखना है भाई, लाइपेज के बाद ट्रिप्सिन, उसके बाद क्या लिखना है आपको, ट्रिप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिन, ठीक।
ये 3 तरह का पाचक रस निकलता है कहाँ से, ये भी एग्जाम में पूछता है कि अग्नाशय से पाचक रस बोले या एंजाइम बोले, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या क्या निकलता है, एमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है और ट्रिप्सिन निकलता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड और भी सवाल है, आप डैश दे करके लिखे होंगे ना, एमाइलेज के बाद डैश दिए हैं ना, तो डैश के बाद लिख लीजिए कि एमाइलेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हम लोग चावल रोटी खाते हैं, ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो उसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन सा पाचक रस का है, तो एमाइलेज का है। किसका है, एमाइलेज का। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है, एमाइलेज। तो एमाइलेज लिख के डैश दे दीजिए और डैश के बाद लिखिए कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, लाइपेज लिख के डैश दे दिए होंगे। और लाइपेज जो है किसको पचाने का काम करता है, तो जो वसा है, जो वसा हमारे शरीर में बनता है, फैट जो बनता है ना, उसको पचाने का काम करता है हमारा लाइपेज। ठीक है, वसा को पचाने का काम कौन करता है भाई, कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइपेज। ठीक है, अच्छा, ट्रिप्सिन जो है इसका काम क्या है, ये जो पाचक रस है ट्रिप्सिन, ये किसको पचाता है, तो जो प्रोटीन हमारे शरीर में होता है, जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, उस प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। आशा करते हैं कि आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे, अगर आप लिख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। कितना सवाल था यहाँ पे, एक सवाल क्या था भाई कि अग्नाशय को जो है ना मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्यों, क्योंकि अग्नाशय जो है ना भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का भी स्राव करता है, और जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए पाचक रस का भी निकलता है, मतलब एंजाइम का भी स्राव करता है। ठीक है, एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, मतलब पाचक रस या एंजाइम एक ही बात है। ठीक है, निकलता है। ठीक है, इसलिए अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय को हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन का काम क्या है कि रक्त में मतलब रक्त में शर्करा स्तर, मतलब शुगर लेवल को वो घटाने का काम करता है इंसुलिन, और ग्लूकागोन क्या करता है, रक्त में शुगर स्तर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन नहीं निकालेगा ना, तो हमको क्या होगा कि शुगर लेवल हमारे रक्त में बढ़ जाएगा, खून में जो शर्करा स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने से हमको शुगर का बीमारी हो जाएगा, जिसको मधुमेह कहते हैं। तो मधुमेह का रोगी को किस तरह का इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पाचक रस में क्या क्या निकाल देता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, लाइपेज जो वसा को पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन जो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, आनुवांशिकी का पिता, मतलब आनुवांशिकता का नियम यही दिया था, आनुवंशिकी का पिता या जनक भी बोल सकते हैं। आनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इसने ही आनुवांशिकता का खोज किया था। ठीक है, तो ये मटर का पौधा पर प्रयोग किया था, किस पर, मटर का पौधा पर प्रयोग किया था। चलिए आगे अगला, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो हम सभी जानते हैं ना, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होता है, 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 होता है फीमेल में और 23 होता है हमारा मेल में। तो 46 क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 46। अगर पूछेगा कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये गुणसूत्र किससे बना हुआ होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, डीएनए और किससे, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो डीएनए है आपका, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो खोज किया था वाटसन और क्रिक ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा, तो उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखिएगा। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और वस्तु से क्या बनाता है, प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और जो अवतल दर्पण होता है वो वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में याद रखिएगा, क्या बनाता है भाई, वो सिर्फ सीधा और छोटा बनाता है। चलिए आगे 19 नंबर प्रश्न को, थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है, बताया अभी ऊपर में कि आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन नामक तत्व होता है। अगर थायराइड हमारा जो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं करेगा तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण हमको गलकंड, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, घेंघा नामक रोग हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग गलकंड बोलते हैं, वो बीमारी हमको हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारा, जब प्रकाश कम घनत्व से, क्या वो सवाल है कि जब प्रकाश कम घनत्व से, देखिए एक माध्यम ऊपर में है हवा और दूसरा माध्यम नीचे में क्या है हमारा, जल। देखिए एक माध्यम ऊपर में हवा है और दूसरा माध्यम क्या है हमारा, जल। और ये जो है हमारा क्या है भाई, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु है, एयर है,
और नीचे वाला माध्यम क्या है हमारा, वाटर है। नीचे वाला माध्यम क्या है हमारा, वाटर है। नीचे वाला माध्यम क्या है हमारा भाई, वाटर, पानी है। ठीक है, ये क्या है हमारा, वाटर, वाटर है। चलिए, तो देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है हमारा अभिलंब। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, और देखिए हवा का कण जो है क्या है, दूर दूर होता है, तो ये माध्यम जो पतला है, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, हवा कैसा माध्यम है, जल की तुलना में विरल माध्यम है। और जल जो कैसा है, जल के कण जो है पास पास रहता है ना, तो ये जल कैसा है हमारा, सघन माध्यम है। मतलब इधर का जो डेंसिटी होगा कम होगा, और यहाँ का जो जल का जो डेंसिटी होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब भी प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो जो ये अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के क्या हो जाती है, पास आ जाती है। ठीक है, अच्छा, वहीं पर जब विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो अभिलंब से क्या हो जाती है भाई, दूर हट जाती है। देखिए अब विरल से सघन में आया है, तो देखिए अभिलंब के पास आ गया है, कितना कम दूरी है। और वहीं पे सघन से विरल में गया है, तो अभिलंब से क्या हो गया है, दूर हट जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये बोल रहा है क्या कि भाई कम घनत्व, तो कम घनत्व मतलब विरल माध्यम, अधिक घनत्व मतलब सघन माध्यम जल, तो क्या होगा, साधन रेखा से दूर हट जाएगा। देखिए कम घनत्व से अधिक घनत्व में आया है, तो इस रेखा से दूर हटा है क्या, इसको अभिलंब बोलते हैं, यहाँ पर साधारण रेखा बोलते हैं। दूर हटा है क्या, नहीं ना, पास आ गया है, मतलब उसके तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत का क्षय किस कारण होता है। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो होता है ना, ओजोन परत का क्षय होता है। और ये ओजोन परत जानते हैं ना कि ये जो है ना एक कंबल की तरह हमारी पृथ्वी को ढका हुआ है। ठीक है, ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, उसको आने से रोकता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना हमारे पृथ्वी पर आ जाएगा ना, तो फसलें नष्ट हो जाएगी, हमारे शरीर में तरह तरह का त्वचा में मतलब चमड़ा में कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और तापमान जो होगा क्या होगा कि पृथ्वी का बहुत अधिक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलना शुरू। ठीक, सारे लोग मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को, ओजोन का जो आप लोग जानते हैं ना, ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है भाई, O3 होता है, ये भी याद रखेगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। अच्छा, आप लोग को बताना है कि ओजोन डे कब मनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओजोन डे जो है किस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, ओजोन डे कब मनाते हैं, ये आप लोग मतलब हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं साथियों, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, पारिस्थितिक का मतलब क्या होता है, पारितंत्र का मतलब क्या होता है। पारितंत्र का मतलब होता है कि भैया ऐसा स्थान, ऐसा जगह जहाँ पर सभी सजीव और निर्जीव मिलजुल करके आपस में रह करके पर्यावरण को संतुलित रखने का काम करते हैं, उसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले होता है उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या हुआ कि जो भोजन को तैयार करने का काम करता है। तो भोजन को तैयार कौन करता है, हरे पेड़ पौधे। अच्छा, उससे सबसे मेन जरूरी क्या है, हमारा सूर्य प्रकाश भी है, सूरज भी जरूरी है। ये क्या है हमारा, सूरज है। सूरज का रोशनी में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके भोजन तैयार करता है। अच्छा, इस जो भोजन तैयार हो जाता है, उत्पादक जो हरा पेड़ पौधा भोजन तैयार कर देता है, उस भोजन को कौन खा देता है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता भी जो है कितना तरह का होता है भाई, उपभोक्ता जो है शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है और सर्वाहारी होता है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और तीसरे नंबर पे क्या है, जो हमारे खाने के बाद बच जाता है एक्स्ट्रा, जो तो उसको बोलते हैं अपघटक, कंपोजर, डिकम्पोजर। अपघटक क्या बोलते हैं इसको, अपघटक बोलते हैं। तो ये अपघटक क्या करता है, अपघटक जो है, अपघटक जो है जो भी चीज़ बचा हुआ है उसको खा लेता है, या सड़ा गला करके उसको ज़मीन में, मिट्टी में मिला देता है, जिससे हमारा मिट्टी भी साफ़ हो जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी क्या हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने लायक है, क्या याद रखने लायक है कि अगर आपको पूछेगा कि पारिस्थितिकी का खोज कौन किया था, इसका खोज कौन किया था, अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा हैकल। किसने खोज किया था, हैकल ने। ठीक है, अगर आपको पूछा किसका खोज, सिर्फ पारिस्थितिकी या पारितंत्र का खोज खाली पूछे तो हैकल याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, वहीं पर अगर आपको पूछे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, अगर ये तंत्र भी लगा दे, ठीक है, इकोसिस्टम भी लगा दे, तब इसका खोज किया था टेंसले। इसने किया था टेंसले, ये याद रखिएगा। ठीक है,
पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछे तो टेंस ले, अगर सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे तो उसका खोज किया था हैकल ने। ठीक है, चलिए। और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, देखिए उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से चला जाता है किसके पास, अपघटक के पास। तो एक ही दिशा में होता है, उल्टा नहीं होता है कि अपघटक से उपभोक्ता से फिर क्या बोलते हैं उसको, उत्पादक। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं जिस पर हम लोग निर्भर रहते हैं, और हम लोग जब मर जाते हैं या शेर के सामने चले जाते हैं तो शेर हमको क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो एक दिशा में होता है। कैसा प्रवाह होता है, एक दिशा में प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। संतुलन कैसे बिगड़ेगा, देखिए, खाद्य श्रृंखला टूटने पर, जो खाद्य श्रृंखला है या आहार श्रृंखला है उसको टूटने पर, मतलब मान लीजिए ये घास है, ये क्या है हमारा, घास है, और घास को कौन खाएगा, तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो घास को खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े किसको खा जाते हैं, घास को। ठीक, और इस कीड़े मकोड़े को कौन खा जाएगा, मान लीजिए कि कीड़े मकोड़े को जो है क्या खा लेगा, कीड़े मकोड़े को जो मतलब ये पक्षी है कोई, वो कीड़े मकोड़े को क्या करता है, खा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्या होता है कि ये अगर खाद्य श्रृंखला एक टूट जाए, मान लो कि ये घास खत्म हो जाए, घास का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो पेड़ पौधे अगर समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन मिल पाएगा हमको, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरा इकोसिस्टम ही तहस नहस हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे पूरी दुनिया ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न, इसके बाद लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो अपघटक डिकम्पोजर, अपघटक डिकम्पोजर जो है, डिकम्पोजर का क्या काम है, तो डिकम्पोजर का काम क्या है, मृत पदार्थों का विघटन, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा तो भैया हरे पेड़ पौधे मतलब काम है ऊर्जा पैदा करना। प्रकाश संश्लेषण वो भी हरे पेड़ पौधे। परभक्षण ये भी हो सकता है, ठीक है, परभक्षण ये भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। परभक्षण का मतलब हुआ कि दूसरे जीवों को भक्षण करके खाना, तो ये जो होता है मांसाहारी सब करता है। ठीक है, अपघटक का काम है जो मृत पदार्थ है ना उसको विघटित करके सरा गला करके मिट्टी में मिला देना। ठीक है, तो ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा है, तो देखिए एक आपको ऊर्जा पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा जो है ना, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि ये ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिसका उसका जितना इस्तेमाल करेंगे हम वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब इसका कितना इस्तेमाल कीजिए ये समाप्त नहीं होने वाला है। और वहीं पर कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका इस्तेमाल एक बार कर लोगे तो फिर इसको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको ना विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ करके अनवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए कोयला और पेट्रोलियम कैसा ऊर्जा है, अच्छा यहाँ दिया है ऐसा क्षयशील। क्षयशील मतलब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने वाला ऊर्जा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। फिर नया ये नहीं बनेगा, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इसको बनने में फिर ना लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, अक्षयशील, अक्षयशील मतलब कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सब ऊर्जा जो है अक्षयशील है। सौर ऊर्जा अक्षयशील है, ये भी पवन ऊर्जा भी क्या है, अक्षयशील है। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोग कॉपी में लिखे होंगे तो भले ही यहाँ 25 प्रश्नों का सीरीज़ है, लेकिन आप लगभग 100 क्वेश्चन को डील कर लिए होंगे अगर कॉपी में लिखे होंगे तो ठीक है साथियों, इसी तरह से बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।